गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक, जो आज का चैप्टर है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको लगभग 4 से 5 नंबर का एग्जाम में मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड्स की। देखिए सॉलिड जो है, सॉलिड का मतलब ठोस। ठोसों की अगर हम बात करें तो इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठोसों के प्रकार। और ठोसों के प्रकार में आपने उसको 3 चीजों में पढ़ा कि भाई ठोस 3 तरीके के हैं। एक तो चालक, चालक का मतलब कंडक्टर। दूसरा अर्धचालक, अर्धचालक से पहले चाहो तो आप ले सकते हो इंसुलेटर को, अचालक, इंसुलेटर। तीसरा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो ठोस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। यहां जो हम बात कर रहे हैं वो चालकता के आधार पर कर रहे हैं, यानी ठोसों को हम चालकता के आधार पर बांट करके पढ़ रहे हैं। कंडक्टिविटी के आधार पर बात कर रहे हैं। तो चालक किसको कहती हूं? जिनमें से करंट इजीली पास हो जाए, अर्थात जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, 10 की पावर 2 साइमन पर मीटर से लेकर के 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर तक की इनकी कंडक्टिविटी हो, इनकी चालकता इससे लेकर के इतने तक हो। और ये तो चालकता हो गई। अगर चालकता ज्यादा होती है तो उनकी प्रतिरोधकता फिर कम होनी चाहिए, यानी इनकी जो प्रतिरोधकता होगी वो 10 की पावर माइनस के 2 से लेके 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर के ऑर्डर तक की हो सकती है। यानी आप चालकता के आधार पर अगर कहेंगे तो आप ऐसे पदार्थों की बात कर रहे हो, ऐसे ठोसों की बात कर रहे हो जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है इस ऑर्डर की, और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो इस ऑर्डर की होती है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो भाई Ag जो होता है चांदी, सबसे अच्छा चालक है। कॉपर हो गया आपका, गोल्ड भी इसमें आ जाएगा, आयरन भी इसमें आ जाएगा। ये सब क्या है? चालक। जितनी भी मेटल्स हैं वो चालक होती है, ह्यूमन बॉडी भी चालक है। तो इस तरीके से ये Ag ये सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक। ये सबसे अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर। अब बात आती है अचालक। अचालक का मतलब भाई इनकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो बहुत कम होती है। यानी इसकी जो चालकता होगी वो बहुत कम होगी, 10 की पावर माइनस के 8 साइमन पर मीटर की ऑर्डर की कह सकते हो। और प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा हो जाएगी, 10 की पावर 8 ओम मीटर के ऑर्डर की। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी जो चार्ज को मूव कराने वाली जो कैरियर हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, और इसमें से होकर के करंट इजीली पास नहीं हो सकता। बात करते हैं सेमीकंडक्टर। वास्तव में ये जो हमारा चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर का ही है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस चैप्टर को हमें जिस दृष्टिकोण से पढ़ना है वो है हमारा सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को अगर मैं चालकता के आधार पर बात करूं तो इनकी जो चालकता होती है वो चालकों से तो कम होती है और अचालक से ज्यादा होती है। यानी अगर आप इनकी चालकता की बात करें तो इनकी जो चालकता है वो 10 की पावर माइनस के 5 से 10 की पावर माइनस के 2 साइमन पर मीटर के ऑर्डर की होती है। और अगर इनकी आप प्रतिरोधकता की बात करोगे तो वो 10 की पावर माइनस की 5 चालकता होगी, तो प्लस के 5 से लेकर के 10 की पावर प्लस के 2 ओम मीटर के ऑर्डर की हो सकती है।
अब हम बात करते हैं कि भाई ये अर्धचालक है, तो अर्धचालक, क्योंकि अर्धचालक को हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड करता है। अर्धचालकों के प्रकार की बात करें, इनके जो टाइप्स है उसकी अगर हम बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल का मतलब एक तरह से मूल अर्धचालक। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड का मतलब होता है कुछ मेटलों से मिलकर के बने हुए जो सेमीकंडक्टर होंगे वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। अगर मैं अगेन क्लासिफाइड करूं कंपाउंड सेमीकंडक्टर को, तो फिर इसमें आ सकता है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक अर्धचालक। दूसरा ऑर्गेनिक कार्बनिक। तीसरा ऑर्गेनिक पॉलीमर, कार्बनिक पॉलीमर अर्धचालक। तो ये इस तरीके की, जैसे कार्बनिक की बात कर रहे हो आप, इसमें एग्जांपल में CDS ले सकती हो, INP ले सकती हो, GAAS ले सकती हो। ये सब कंपाउंड है, आपस में मिलकर के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं ये उस तरीके के हैं। ऐसे ही कार्बन में एंथ्रासीन वगैरह ले सकते हो, ऐसे ही पॉलीमर में आते हैं, लेकिन हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको बहुत ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन जो हमारा टारगेट है वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को समझने का। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी जो नेचर से आपको मिल रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में आते हैं। और आपने 10th लेवल पे जब पढ़ा भी था सेमीकंडक्टर को, तो वो इतना ही पढ़ते थे आप कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो दो सेमीकंडक्टर हैं। अब मैं जब बात सेमीकंडक्टर की आ जाती है और मेन अभी ऐसे मानिए जो शुरुआत हुई है वो बस इतनी है कि भाई हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर हैं, ये अर्धचालक हैं। अब बात आती है अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड। जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है, अर्धचालकों में एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। ऊर्जा बैंड अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। देखिए एनर्जी बैंड की बात आती है सेमीकंडक्टर में, तो इसको अब हमें सेमीकंडक्टर को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो सेमीकंडक्टरों की बात करते हैं तो दो नाम आपके आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैं सिलिकॉन के परमाणु क्रमांक की बात करूं तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है आपका 14, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करने की बात करूं तो 2 8 4। जर्मेनियम का 32, 2 8 18, कितना हो गया 28, और ये 4। यानी जो हमारे अर्धचालक हैं उनका जो सबसे बाहर वाला जो कोष है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, उसके अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको SPDF में करने की बात करें तो सिलिकॉन के लिए SPDF में करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। और अगर जर्मेनियम को भी इसी तरीके से करना चाहें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या हो जाएगा अब हमारा 3p6 और 18 है तो 3d10, 18 हो गया, 4s2 और 4p2।
तो क्या देख रहे हैं भाई, इसके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरीके से हम देखें तो अगर बात करते हैं सेल की, तो सेल में सबसे लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, और आप अगर संयोजकता के हिसाब से उसको देखना चाहते हो तो इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इनको बोला जाता है। अगर बात करें एसपीडीएफ में, तो एसपीडीएफ में देखिए एस वाला जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 6, जबकि 2 है, यानी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अभी वैकेंसी है, इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, ये खाली है। ऐसे ही अगर आप इसमें आओगे तो यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाला भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, लेकिन इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉनों की अभी वैकेंसी है, इसमें भी अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं ऊर्जा बैंड। अगर आप डेफिनेशन की बात करें, केवल ऊर्जा बैंड की परिभाषा आप देना चाहते हैं, मान लीजिए ऊर्जा बैंड की परिभाषा आ जाती है एग्जाम में, तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे भैया, आप बताओगे ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन परमाणु वाला जो चैप्टर पढ़ा था, जो बोहर्स की थ्योरी पढ़ी थी, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, तो बोहर्स थ्योरी क्या कहती है कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु के अंदर एक ऊर्जा स्तर होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। अब जब हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी लेवल होगा, तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनके लिए अब अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, और ये एनर्जी लेवल्स जब एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, मान लो कोई क्रिस्टल आपने लिया, एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स हो गए हैं, मान लीजिए एक क्रिस्टल के अंदर n एटम्स हो गए, इस तरीके से आप एक क्रिस्टल को दिखा रहे हो और इसके अंदर n एटम्स आप दिखा रहे हो, n एटम्स है, और एक एटम के अंदर, एक एटम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की मैं बात करूं तो उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कितना मान रहे हो आप, n, इसका मतलब फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी, तो पूरे उसकी बात करेंगे तो 4n इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऊर्जा स्तर होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन चाहे हो या ना हो, जहां पॉसिबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं तो उसके 8 ऊर्जा स्तर वहां पर होंगे। इसका मतलब अब भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की और कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ सकते हैं, इसका मतलब 4 ऊर्जा स्तर इसके और होने चाहिए, तो 4n, तो ये ऊर्जा स्तर हो गए, 4n ऊर्जा स्तर और हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उनके लिए वहां पर एनर्जी लेवल है, खाली है। अब बात क्या कर रहे हैं भाई, ऊर्जा बैंड का क्या मतलब है, ये तो ऊर्जा स्तर हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, एक ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में टूटना शुरू हो जाता है जब परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस को हम कम करते हैं, और वो फिर एक लाइन जैसी न दिख करके एक बैंड जैसा दिखता है। जैसे एक फिगर ले लेते हैं, फिगर से थोड़ा समझना और आसान होगा। मान लीजिए हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं और सिलिकॉन के लिए इसको समझ रहे हैं, ये ऊर्जा स्तर है इधर, और इधर डिस्टेंस को लेकर के चल रहे हो आप, परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आपने मान लीजिए कुछ पार्टों में बेसिक बात दिया है नॉर्मली कि भाई यहां तक की डिस्टेंस a है, इस जगह तक की डिस्टेंस को मान लो b मान लिया, ऐसे ये डिस्टेंस आपने c मान ली, आगे और डिस्टेंस है इसको d मान लिया, और भी आगे दिखा सकते हो, e दिखा सकते हो। अब आप अगर मान लीजिए जब सिलिकॉन की बात करते हो तो 1s2, तो 1s2 के लिए क्योंकि अंदर वाला वो है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, तो उसके लिए अगर एनर्जी लेवल आएगा तो इस तरीके से एनर्जी लेवल आप दिखा सकते हो कि सर ये 1s2 के लिए है। फिर आगे 2s2, ऐसे ही 2s2 के लिए भी दिख जाएगा, 2s2 के लिए भी ये ऊर्जा स्तर आपको दिखाई देगा इस तरीके का। 2p6 के लिए भी ऊर्जा स्तर आपको उसी तरीके का दिखाई देगा। फिर 3s2 के लिए भी ऊर्जा स्तर आपको उसी तरीके का दिखाई देगा। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे ये है 3p2, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके लिए जो ऊर्जा स्तर है, यहां से वो ऊर्जा स्तर ऐसे करके चल रहा है 3p2 वाला, ये एनर्जी लेवल है। लेकिन जैसे जैसे परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, क्योंकि इधर लाने का मतलब है डिस्टेंस को कम करना, तो जैसे जैसे परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी ये ऊर्जा स्तर स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। तो
तो जब डिस्टेंस कम होती है तो ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए ऐसे स्प्लिट हो गया, टूट गया ये। अब स्प्लिट होकर के, अब ये क्यों टूट गया? क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स थे उनकी संख्या बहुत बढ़ गई और इतने क्लोज हो गए वो कि अब हम उनको अलग अलग करके नहीं देख पा रहे, बल्कि उनका एक बैंड जैसा दिख रहा है। इस बैंड को ही कहते हैं एनर्जी बैंड। तो जब डिस्टेंस कम होती आती है तो आप सिंपल परिभाषा क्या लिखोगे भाई इसकी, ऊर्जा बैंड की, कि अर्धचालकों के अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे संबंधित जो ऊर्जा स्तर होता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है और एक बैंड जैसा दिखने लगता है, उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड। तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो गया। और अगर डिस्टेंस को कम करते रहे तो क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इसमें क्या है भाई, ये जो ऊर्जा स्तर है अभी तक इसमें दोनों शामिल है। कितने हो गए टोटल? 4n + 4n, दैट इज 8n एनर्जी लेवल है इसके अंदर। 8n एनर्जी लेवल का मतलब 4n कौन से? 4n भरे हुए जिनमें इलेक्ट्रॉन थे, और 4n कौन से? खाली जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो ऊर्जा स्तर है। लेकिन यहां आप उनमें कोई डिस्कसिंग नहीं कर पा रहे, कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा एनर्जी लेवल भरे हुए इलेक्ट्रॉन वाला है और कौन सा एनर्जी लेवल जो है खाली इलेक्ट्रॉन वाला है। ओके, अब क्या होता है, मान लो डिस्टेंस को हम और कम करते हैं। तो जब डिस्टेंस को और कम करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो एनर्जी बैंड था ये दो पार्टों में टूट जाता है, एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का पार्ट। तो ये दो पार्टों में ब्रेक हो जाता है, दो पार्टों में टूट जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, CB, कंडक्शन बैंड, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड, VB कह सकते हो। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है चालन बैंड। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो चालन बैंड, और वैलेंस बैंड का मतलब होता है संयोजी बैंड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ऊर्जा स्तर था हमारा, यानी एनर्जी जो लेवल्स थे, बहुत परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से अब उनके बीच में गैप नहीं हुआ, तो वो एक बैंड जैसा दिखने लगा और हम उसमें अंतर नहीं कर पा रहे थे कि कौन से एनर्जी लेवल भरे हुए वाले हैं, कौन से एनर्जी लेवल खाली वाले हैं। लेकिन आगे चल के जब डिस्टेंस को और कम करते हैं तो वो जो एनर्जी लेवल्स थे या ऊर्जा बैंड जो था वो दो पार्टों में स्प्लिट हो गया, दो भागों में टूट गया। एक भाग नीचे वाला है जो कि भरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये एक तरह से भरा हुआ है, ये भरा हुआ है जिसको आप वैलेंस बैंड कह रहे हो, और ऊपर वाला ये खाली है जिसको आप कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। और इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसको बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल, हिंदी में बोल सकते हो आप इसको ऊर्जा अंतराल, ये ऊर्जा अंतराल हो गया इनके बीच में। तो मेन जो बात समझनी है, देखिए अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड की जो बात आती है, क्योंकि आगे चल के जो थ्योरी समझने वाली है ना, इसको ये क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो ऊर्जा बैंड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लोगे, ग्राफ से वो कर दोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज होती है इन दोनों को समझना, क्योंकि आगे का जो पूरा प्रोसेस है इस चैप्टर का वो इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करता है कि वैलेंस बैंड क्या चीज है और कंडक्शन बैंड क्या चीज है। अगर आप इसको अलग से दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई ये आप दो बैंडों की बात कर रहे हो, नीचे वाले को आप बोल रहे हो वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को बोल रहे हैं आप कंडक्शन बैंड, यानी ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। और वास्तव में संयोजी बैंड क्या है? ये भरा हुआ है, भरे हुए का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और ये पूरी तरह से खाली है। ये भरा हुआ है आपका फील्ड है और ये खाली है, और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप दिख रहा है ये इट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और भी थोड़ा सा हिंदी सही तरीके से लिखें तो इसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो अब आपको ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए हर समय कि भाई
क्या सिचुएशन होती है। वास्तव में होता क्या है, जो चालकता के लिए अगर हम बात करें चार्ज को फ्लो कराने की या करंट को फ्लो कराने के लिए, तो उसके लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इस रेस्पेक्ट में देखा जाए, जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे वो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर करंट को फ्लो कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोगों को जब पढ़ाया गया था 3rd चैप्टर में, तो वहां चार्ज कैरियर्स की बात आई थी। अगर हम बात करते थे केवल कंडक्टर की, कंडक्टरों में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन होते थे। हम बात करते थे किसी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर जो होते थे वो आयंस होते थे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों तरीके के आयन वो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें हो सकते हैं। और तीसरी बात हमने की थी सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब एक नया वर्ड आ गया, हिंदी की बात करूं तो मैं इलेक्ट्रॉन, तो की हिंदी तो इलेक्ट्रॉन होती है भाई। अगर होल्स की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं विविध या कोटर, कोटर या विविध। दैट इज होल्स का मतलब है खाली जगह। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाए, मान लो किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के चला जाता है, तो उसकी जगह एक वैकेंसी बन गई है। और वो जो वैकेंसी होती है वो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह ट्रीट करती है, और उसी को हम होल्स कहते हैं। जैसे अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाई इसको आप दिखा रहे हो, ये एक तरह से एनर्जी बैंक हो गई, किसके अंदर है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर है। तो ये जो एनर्जी बैंक हो गई है, इसमें आप देख रहे हो कि ये भरा हुआ है और ये खाली है। अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करूं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब चालन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी 0, इसके अंदर चार्ज का या करंट का फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि भाई 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है, अचानक की तरह, या फिर कह सकते हो आप उसको नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी 0 है, यानी ये अचानक की तरह काम कर रहा है, अचानक की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन मान लो हम इसको टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर जब आप इसको दोगे, अब ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसको भी समझना है कि इसको कैसे निकाला जाना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए, मान लीजिए आप इसको टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देने का मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, थर्मल उसकी बात करें, तो क्या होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाएंगे। तो ये जो एनर्जी दी जाएगी वो, भाई आप इसको एनर्जी दे रहे हो और ये जंप करके वहां चले जाते हैं, तो वास्तव में ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये किसके बराबर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से कहां पहुंचा देती है, चालन बैंड में पहुंचा देती है, उसको कहते हो आप वर्जित ऊर्जा अंतराल। दोबारा ध्यान दीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां चला जाता है, चालन बैंड में, उसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। और अब आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो Eg की, तो मान लो आप भाई एनर्जी दे रहे हो फोटॉन्स के रूप में, तो Eg हो गया h न्यू, और अगर वेवलेंथ के टर्म में तो hc/λ। तो कोई न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए छोटा सा फॉर्मूला है आपका, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, फ्रीक्वेंसी देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तरंग दैर्घ्य देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सा। फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी और कहा जाएगा भाई वर्जित ऊर्जा अंतराल निकालिए या एनर्जी गैप निकालिए दोनों के बीच का, कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के बीच का, या तरंग दैर्घ्य देकर के भी इसको पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में लगाएंगे और सॉल्व करके क्वेश्चन को निकालेंगे। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल हमारा हो गया। यहीं पर देखिए एक दो शब्द और आते हैं, उसको कहते हैं तो फर्मी एनर्जी,
फर्मी ऊर्जा और एक होता है फर्मी ऊर्जा स्तर। ये दो पॉइंट को और समझिए। फर्मी ऊर्जा का क्या मतलब है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है सेमीकंडक्टर के अंदर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो ऊर्जा होती है किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन की, यानी एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसको कहते हो आप फर्मी एनर्जी। एक होता है फर्मी ऊर्जा स्तर। फर्मी ऊर्जा स्तर क्या चीज है भाई? यानी आप एक ऐसे एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो, एक ऐसे ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हाफ होती है, आधी हो जाती है। वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, आधी हो जाती है, बिकम्स हाफ। उसको कहते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना आधी हो, वो है आपका फर्मी ऊर्जा स्तर। तो इस तरीके से अब मैं 0 केल्विन की बात कर रहा था कि भाई 0 केल्विन ताप पर, तो 0 केल्विन ताप पर सिचुएशन क्या है? 0 केल्विन ताप पर सिचुएशन ये है, ये तो है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड, और ये जो गैप है ये है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा होता है इस समय, यानी इस समय इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होता। इसका मतलब जो हमारा अब चालक है किसकी तरह काम कर रहा है? ये कुचालक की तरह या अचालक की तरह काम कर रहा है, ये अर्धचालक जो है। लेकिन अब तुम टेम्परेचर बढ़ाती हो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मान लो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए कंडक्शन बैंड में, उनको एनर्जी मिल गई। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो देखिए होगा क्या। तो मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस की बात आप कर रहे हो, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर हमने मान लिया भाई 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 तो इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से गए हैं? इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वहां चले गए क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसकी जगह पे क्या रहा? खाली जगह बन गई है, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां एक खाली जगह बन गई और दूसरा गया तो दूसरी खाली जगह बन गई। इसी को कहते हैं होल, इसी को बोला जाता है होल या कोटर। इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल होंगे वैलेंस बैंड में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने के लिए है कि भाई अगर हम एक शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहे हैं, शुद्ध का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स की बात की जाती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं उतने ही होल वैलेंस बैंड में होते हैं। क्योंकि वास्तव में जो होल क्रिएट हुए वो हुए किससे क्रिएट? इलेक्ट्रॉनों के चले जाने की वजह से। इसीलिए तो होल की डेफिनेशन हम क्या दे रहे हैं? होल की डेफिनेशन दे रहे हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां से चला गया है, वेकेंसी जो बन गई है, वहां क्रिएट हो गई है, जो खाली जगह बन गई है, उस खाली जगह को हम कह रहे हैं होल। और वास्तव में ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही, तो होल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इस होल पर। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हमारा फर्मी ऊर्जा हो गया, फर्मी ऊर्जा स्तर हो गया। साथ ही साथ यहाँ एक बात आ रही है, बार बार उस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए आ रहा है कि भाई ऊर्जा स्तर के रूप में भी आ गया कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी ये जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ रही है। पहले जब 0 केल्विन पे देखा तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस पे आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे ही हमने एक मान लिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 होल, तो चार्ज कैरियर बढ़ गए।
तो टेम्परेचर के साथ ये जो चार्ज कैरियर बढ़ते हैं उनको किस तरीके से हमें समझना होगा, उसके लिए आप एक फॉर्मूला, हालांकि इस पे क्वेश्चन कम पूछा जाता है पर फिर भी एक बार थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लें। अगर हम टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ इसमें बात कर रहे हैं, ताप के साथ टेम्परेचर के साथ अगर चार्ज कैरियर की संख्या की बात कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ होल्स है, अब नंबर ऑफ होल्स को NH लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne। दोनों को क्यों लिखा बराबर? क्योंकि जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे वैलेंस बैंड में। देखिए चार्ज कैरियर का जो काम करते हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू होता है n0 e की पावर माइनस का Eg अपॉन 2kT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई इतने टेम्परेचर पे बताइए उसमें नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। यहाँ पर n0 को एक नियतांक कह सकती हो, ये एक नियतांक है। Eg आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। आपका के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक है। T परम ताप टेम्परेचर है आपका, यानी ये ताप आपका केल्विन में है। टेम्परेचर को केल्विन में लेकर के तब क्वेश्चन को सॉल्व आप करोगे। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर के साथ चार्ज कैरियर की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में और बहुत ही आसान। और वो क्वेश्चन क्या है? वो है कि ये जो ठोस होते हैं, ठोसों का जो प्रकार आपने बताया 3 तरीके के, एक चालक, अचालक और अर्धचालक। इनको क्लासिफाई करना है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, समझिए इसको। ऊर्जा बैंड के आधार पर, बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 2 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ठोसों का अब तक हम वर्गीकरण कर चुके हैं, लेकिन ऊर्जा बैंड के आधार पर नहीं किया था, बल्कि किसके आधार पर किया था ठोसों का वर्गीकरण? चालकता के आधार पर, कि भाई चालकता के आधार पर ये चालक है, ये अर्धचालक है, ये अचालक है। वही चीज अब हमें ऊर्जा बैंड के आधार पर करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चालक की, कंडक्टर की। देखिए चालकों में क्या होता है, चालकों के अंदर जो वैलेंस बैंड और संयोजी, वैलेंस बैंड हमारा संयोजी बैंड हो गया, और जो दूसरा चालन बैंड, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए होते हैं। सपोज करिए आपने ये बनाया, ये आपने वैलेंस बैंड बनाया, और वैलेंस बैंड क्या है? एक तरह से ये भरा हुआ है, ये मैं इस तरीके से इसको भरा हुआ दिखा देता हूं। अब कंडक्शन बैंड क्या होगा? कंडक्शन बैंड और इसमें आपस में ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड ये हो गया, और थोड़ा सा नीचे तक दिखाएंगे इसको, ये यहां से लेके यहां तक, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। ओवरलैपिंग वाला एरिया कौन सा हो गया? ये वाला जो पार्ट है, ये आपको ओवरलैपिंग वाला भाग दिख गया, ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो यही लिखना है आपको बस यही लिखना है कि भाई ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा बैंड यही है, एक ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड का मतलब चालन बैंड, और ये हो गया आपका संयोजी बैंड। तो लिखने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आप बताओगे कि चालकों में क्या होता है, इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। अब जब मिले होंगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा? भाई जब मिले हुए, देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, जब उनके बीच में कोई गैप ही नहीं होगा, इसका मतलब इस केस में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है, कोई गैप नहीं है एनर्जी का। इनको कहते हैं चालक, किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर। दूसरा अचालक यानी इंसुलेटर। आप इंसुलेटर की डेफिनेशन दोगे तो इसमें क्या होता है भाई?
इसमें ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, और इनके बीच का ये जो ऑर्बिटल एनर्जी गैप होता है इनमें ये बहुत ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर? यानी यहां पे क्या है भाई, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब चालन बैंड के अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब इसके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वहां उसकी बात ही नहीं आती है कि भाई होल्स वाली बात कोई निकल करके आएगी, ठीक है ना। यानी इसमें चार्ज को फ्लो कराने वाला कोई कैरियर नहीं है। तो इस तरीके से, और ये भी कह सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो या इससे इतना ज्यादा होता है कि अगर नॉर्मल हम उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं यहाँ, तो भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। इसका मतलब चार्ज कैरियरों की संभावना 0 है। तो इस तरह से ये इसको आप इंसुलेटर की डेफिनेशन दे सकते हो। तीसरा, अर्धचालक। फिगर बनाना है, बस 2 लाइन लिखनी है। अर्धचालकों में क्या होता है भाई, अर्धचालकों में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हो गया आपका, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, और इनके बीच का जो ऑर्बिटल एनर्जी गैप है Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और नॉर्मल टेम्परेचरों पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, अचालकों से तो ज्यादा हो जाती है और चालकों से कम हो जाती है। बस ये काम खत्म आपका। अगर आप यहाँ दोनों उनको दिखाना चाहते हो, देखिए जैसे हम ग्रेफाइट हीरे की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन भी एक तरह से वैसे होना चाहिए सेमीकंडक्टर, क्योंकि कार्बन का होता है 6, भाई कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका 2,4, उसके भी लास्ट वाले उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, वो भी सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आ रहा है इस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन इनके लिए जो कार्बन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल है इज ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, और ये इतना ज्यादा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। अब जब अर्धचालकों की बात आ जाए तो इसको तुम बताओगे तो थोड़ा सा इसमें और दिखा देना, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए फिर थोड़ा सा अलग अलग दिखा दें। मान लीजिए आप ये जर्मेनियम के लिए दिखा रहे हैं, तो ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, और ये हो गया Eg। अब Eg जो होता है इसमें ये पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, मान लो हम जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है फॉर जर्मेनियम के लिए। और इसी चीज को अगर आप सिलिकॉन के लिए बनाना चाहते हैं तो सिलिकॉन के लिए फिर ये इस तरीके से दिखा देना, ये हो गया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और वर्जित ऊर्जा अंतराल जो दिखाओगे Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये कभी कभी एक नंबर में वैसे भी पूछ लेता है कि जर्मेनियम के लिए बताइए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 भी कह दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो इस तरीके से देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लिखना भी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम बनाते हुए इनको एक्सप्लेन कर देना है, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब बात आती है अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों की फिर हम बात करते हैं कि भाई अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक हम समझ गए, अब अर्धचालकों के प्रकार की बात करें। एक तो हमने अर्धचालकों का प्रकार समझा था एलिमेंटल और दूसरा कंपाउंड, लेकिन अब हम जो एलिमेंटल अर्धचालक है हम उनके प्रकार की बात करना चाहते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जिनको आप सिलिकॉन और जर्मेनियम बोल रहे थे, हम इनके प्रकार की बात करना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या समझना है भाई, इसमें नंबर 1 निज अर्धचालक। निज अर्धचालक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब नेचर से जैसा मिले। निज अर्धचालक का मतलब है नेचर से जैसा मिले, प्रकृति से जो अर्धचालक हमें मिला वो निज अर्धचालक होता है। इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं मिली हुई होती है, ये शुद्ध अर्धचालक होता है। आप इसको शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हो, शुद्ध अर्धचालक, जो कि आपकी सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये निज अर्धचालक हो गया। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक।
इसको अंग्रेजी में इंट्रिंसिक बोल देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक। दूसरा बाह्य अर्धचालक का मतलब होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी आप इसको कह सकते हो। यानी ये बाह्य अर्धचालक कैसे बनता है, इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड इम्प्योरिटीज, यानी इसमें अशुद्धियां मिला दी आपने, अशुद्धियां ऐड कर दी हैं, अशुद्धियां मिला दी गई हैं। तो बाह्य अर्धचालक क्या है, जिसमें अशुद्धियां ऐड कर दी जाए, इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाए, उसको आप कहोगे बाह्य अर्धचालक। अब बात आती है कि भाई इंप्योरिटीज के रूप में क्या क्या मिला सकते हो आप। तो यहां इंप्योरिटीज के रूप में दो तरह की चीजें मिलाई जाती हैं। एक, आप इसमें ऐसे एटमों की इंप्योरिटीज को ऐड करते हो जिनकी वैलेंसी या जिनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा 5। यानी आप जो इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हो, अशुद्धियां जो मिला रहे हो, वो दो तरीके की होती है, +3 वैलेंसी वाली और +5 वैलेंसी वाली। +3 वैलेंसी वाली इंप्योरिटीज अगर हम ऐड करते हैं तो उससे बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर +3 मिलाने से, +3 वाली वैलेंसी वाले एटमों को इंप्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, इंप्योरिटी जो ऐड की जाती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं की जाती। जैसे आटे में नमक डालते हैं, इंप्योरिटीज उस तरीके से कभी भी 1% से ज्यादा इंप्योरिटीज हमें ऐड नहीं करनी है। वैसे नॉर्मली 1 ppm बोलते हैं उसको, पार्ट पर मिलियन, 10⁶ एटमों में जो मूल हमारा सिलिकॉन है या जर्मेनियम है उसके 10⁶ ऐसे लिख देते हैं। इसको भी समझना जरूरी है, 1 ppm इसको बोलते 1 पार्ट पर मिलियन, दैट इज 10⁶ एटम अगर आप सिलिकॉन के ले रहे हो तो उसमें एक एटम इंप्योरिटी मिलाया जाएगा, किसके रूप में, या तो +3 वैलेंसी वाला या +5 वैलेंसी वाला। अगर +3 वैलेंसी वाला मिला दिया तो वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर +5 का बना मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए +5 वैलेंसी वाली इंप्योरिटीज आप इसमें ऐड कर दोगे। अब इंप्योरिटी को जो ऐड करने का तरीका होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है, उसको कहते हैं डोपिंग। हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, डोपिंग। कोई कभी पूछे कि भाई डोपिंग क्या चीज है, तो बस सिंपल सी एक लाइन बोलनी है, निज अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं उसको डोपिंग कहते हैं। ओके, अब बात आती है भाई डोपिंग करने के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर अर्धचालक सॉलिड है, ठोस है, और ठोसों में आप ये सोचो कि भाई कोई एटम ला करके मिला दिया जाए, नॉर्मली ऐसे एटम नहीं मिल सकता। तो पहला कैसे मिल सकता है, मेल्टिंग फॉर्मेट में। अगर आपका सेमीकंडक्टर मेल्टिंग फॉर्मेट में है, अशुद्धियां जो मिलाना चाहते हो तो मेल्टिंग फॉर्मेट में उसके अंदर उसको मिलाया जा सकता है, डाला जा सकता है। तो कैसे होना चाहिए, वो मेल्टिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी आपका मेल्ट होना चाहिए वो। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा वातावरण है जहां पे इंप्योरिटीज एटम्स हैं, और टेम्परेचर हाई कर दिया है हमने किसका, निज अर्धचालक का, और उसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर हम निज अर्धचालक को ले आएंगे, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो जो इंप्योरिटीज थी वो उसके अंदर क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो एक उच्च ताप पर भी आप ऐसा कर सकते हो, इंप्योरिटीज को ऐड कर सकते हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि भाई जो इंप्योरिटीज एटम है, लेकिन ध्यान ये रखना है, इंप्योरिटीज एटम में जैसे आप मान लीजिए मिलाना चाह रहे हो उसको, तो आयंस और वो दोनों साथ साथ होने चाहिए, तो उनको एक हाई एनर्जी के साथ उसके ऊपर, जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, और आप इसको 5 वैलेंसी वाला यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हो, तो इसमें 5 वैलेंसी वाला कोई एक हाई एनर्जी के साथ बम्बार्ड कराते, इस पर
टारगेट पे हिट कराते हैं, सिलिकॉन पे हिट कराते हैं हाई एनर्जी, तो उसके अंदर धंस जाएगा। तो इस तरीके से जब एटम उसके अंदर धंस जाएंगे, इंप्योरिटीज उसके अंदर चली जाएगी, तो भी एक तरह की ये क्या हो गई, डोपिंग हो गई। मेन हमारा काम था इंप्योरिटीज को ऐड करना, किसके अंदर, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। अगर प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर इंप्योरिटीज को, अशुद्धि को हम ऐड कर देंगे, इट इज कॉल्ड डोपिंग। और ध्यान रखना है डोपिंग कभी भी 1% इंप्योरिटी से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी रखिए। नॉर्मली क्या होता है 1 पार्ट पर मिलियन, और न्यूमेरिकल वगैरह में कभी कभी शब्द को भी देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी इंप्योरिटीज हमने ऐड की है, उसको निकालने का देखो तरीका एक बार मैं फिर बता देता हूँ। वैसे सब लोग जानते हैं 12th क्लास लेवल पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन की 10 की पावर 22 एटम है, ये एटम है, और वो कहता है कि 1 ppm की डोपिंग की गई है, 1 ppm की डोपिंग की गई है, तो बताइए कितने एटम्स इंप्योरिटी के ऐड हुए। मान लो ऐसे ही पूछता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 6 एटमों में एक एटम की इंप्योरिटी मिलाई है। तो अगर एक एटम में मिलाएंगे तो फिर कितनी हो जाएगी, 1/10 की पावर 6, और 10 की पावर 22 में मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, वही सिंपल, 1 रुपए में इतना तो 10 रुपए में कितना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 1 × 10 की पावर 22 अपॉन 10 की पावर 6, ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 16 6 तो 10 की पावर 16 एटम इंप्योरिटीज एटम बन गए, उसके अंदर इतने एटम इंप्योरिटी के रूप में मिल जाएंगे, अशुद्धि के रूप में मिला दिए जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये तरीका न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा। बड़ा सिंपल सा है, कहीं कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो डोपिंग वाली बात हमारी समझ में आ गई, सेमीकंडक्टर हमारा समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर में जो ऊर्जा बैंड है उनको हमने समझ लिया। अब हमारी जो बात चल रही है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए कभी कभी सिंपल कह सकता है कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है या एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आप कि अगर प्लस की 5 वैलेंसी वाले एटमों को इंप्योरिटी के रूप में, अशुद्धि के रूप में अगर हम प्योर निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में मिला देते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और प्लस 3 वैलेंसी वालों को मिला देते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि भाई प्लस 5 वैलेंसी वाले कौन कौन से, नाम भी याद रखो, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। तो इसके लिए देखिए मैं आपको BAAP बाप, वैसे इसको क्या कहेंगे, बी का मतलब बिस्मिथ, BI, ए का मतलब आर्सेनिक, फिर ए से मतलब एंटीमनी, नाम एंटीमनी है लेकिन सिंबल की बात करोगे तो SB, और पी का मतलब फॉस्फोरस। तो ये 4 नाम तो कम से कम याद आपको रखने ही। वैसे आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, उसमें आपको पता है कि किसकी वैलेंसी 5 है, उससे भी आप समझ सकते हो। जिनकी वैलेंसी 5 हो, वैलेंसी 5 होने का मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको अगर आप मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और ऐसे भी याद रख सकते हो BAAP बाप करके। दूसरा बादी, बादी का मतलब यहां बोरोन B, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इन 4 को याद रख करके भी आप याद रख सकते हो। इनकी जो वैलेंसी होती है वो +3 वैलेंसी होती है। इनको अगर मिक्स करते हैं तो फिर हमारा बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब थोड़ा सा हमें इनकी स्ट्रक्चर को समझना होगा कि भाई नॉर्मल जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते थे तो उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, और अगर आप इंप्योरिटीज ऐड कर दोगे तो उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए हम पहले शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहे हैं, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, निज अर्धचालक की बात कर रहे हैं। तो निज अर्धचालक की अगर मैं क्रिस्टल संरचना की बात करूं, इसकी क्रिस्टल संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है, मान लो सिलिकॉन को लेके चल रहे हैं तो सिलिकॉन के जो एटम होते हैं वो अपने पास वाले सिलिकॉन एटमों के साथ में बॉन्ड बना करके रहते हैं। मान लीजिए हम ये 6-7 लेकर के
इसको शो करना चाहते हैं। तो सिलिकॉन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए ऐसे करके, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और सभी जो सिलिकॉन एटम है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दोगे। लेकिन कोई भी परमाणु अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो अब क्या करेगा, अब मान लो इसके और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इसके साथ भी इसने साझेदारी करनी, और ऐसे ही ऊपर कोई दूसरा जो होगा उसके साथ और इधर होगा उसके साथ। तो जब चारों साइड में ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो 4 दूनी 8, इसका मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होते हैं, आप लोग इतना जानते हो पहले से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये वाला हो जाएगा भाई। तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, जो निज अर्धचालक की जो स्ट्रक्चर हो जाएगी क्रिस्टल की, वो इस तरीके से हो जाएगी। यानी जो हमारा निज अर्धचालक होता है उसमें सिलिकॉन एटम आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और उस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बनी रहती है। अपने पास के एक सिलिकॉन एटम जो होगा वो अपने पास के 4 सिलिकॉन एटमों के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को आप शो कर सकते हो। ये सिलिकॉन की यानी निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, क्रिस्टल वाली जो संरचना होगी वो इस तरीके से होगी। अब बात करते हैं कि भाई पी टाइप या एन टाइप अगर तुमने बना दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया तो क्या होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने क्या मिला दिया भाई, आपने 5 वैलेंसी वाले कुछ परमाणुओं को इसमें ऐड कर दिया। अब 5 वैलेंसी वाले कौन से होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया मान लो, इसका मतलब अब जो, तो ऐसे दिखा सकते हो कि भाई ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इसके बाद ये भी सिलिकॉन, एक आर्सेनिक का दिखा दिया आपने, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, यानी आपने बता दिया कि एक आर्सेनिक का परमाणु बहुत सारे परमाणुओं के बीच में ऐड हो गया है। अब क्या होगा सिचुएशन, भाई सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है तो सभी सिलिकॉनों के आप 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दोगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए सिलिकॉन की, सभी जितने भी सिलिकॉन आपको दिख रहे हैं उसमें पहले की तरह जैसे निज अर्धचालक में आपने दिखाया था 4 इलेक्ट्रॉन आप शो कर सकते हो उसमें। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिए। इसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के कितने होते हैं 5, तो 5 में से 4 को आप ऐसे शो कर देना और इन चारों को एक एक के साथ बॉन्ड बना करके शो कर दोगे। यानी आर्सेनिक के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटमों के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी सिलिकॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे उसमें दिखाई थी स्ट्रक्चर, उस तरीके से आप सबको दिखा सकते हो पहले निज की तरह, ये इसके साथ बना करके ये इसके साथ, आगे और किसी के साथ ऐसे बॉन्ड बन रहा है उसका, इसी तरीके से आप बॉन्डिंग दिखा सकते हो। इस तरीके से आप इसकी बॉन्डिंग को दिखा सकते हो। तो कुल मिलाकर जो नई चीज आई वो क्या आया, नई चीज ये आई कि जो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन थे भाई उन्होंने तो बॉन्डिंग बना ली, लेकिन इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन होते ही, इसका मतलब अभी इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इस स्ट्रक्चर में, ये लूजली बाउंड होता है, इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ही ये बाहर निकल करके आ सकता है, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बाहर आ सकता है। तो इस तरीके से इसको लूजली बाउंड होता है ये। इसका मतलब एक आर्सेनिक का एटम अगर मिल गया तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और उसका नेचर कैसा है, डोनेट करने का, फालतू है, फालतू चीज तो डोनेट की जाती है, इसलिए इसको डोनर इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। ये डोनर इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस तरह ये जो सेमीकंडक्टर बना इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, ये तो केवल एक आर्सेनिक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया।
अगर आपने मान लो आर्सेनिक एटम मिला दिए 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 एटम बढ़ गए, इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे अभी मैंने करके दिखाया था कि भाई उसमें 10 की पावर 16 आया था, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें इंक्रीज हो गई। अब अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऊर्जा बैंड को बनाना चाहो, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड को दिखाइए, तो नॉर्मल क्या होता था भाई? नॉर्मल ये था आपका कंडक्शन बैंड, ये था आपका वैलेंस बैंड, इनके बीच में था फॉरबिडन एनर्जी गैप। लेकिन जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? जो चार्ज कैरियर के रूप में जो काम करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर आप दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए थे, इसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या थे? होल भी थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो ये क्या करते हैं? जो कंडक्शन बैंड की नीचे वाला जो ऊर्जा स्तर है, ये नीचे वाली जो बाउंड्री है, उसके पास में एक एनर्जी लेवल और बना होता है, जिसमें वो वाले इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं जो डोपिंग की वजह से पैदा हुए हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें इकट्ठे हो गए यहाँ पर, और इस गैप को 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हो। यानी नॉर्मल हमारा जो सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड दिखाते थे वही है, केवल यहां डोपिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के में होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्शन बैंड के नीचे एक ऊर्जा स्तर बना देते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि नॉर्मली जो फर्मी लेवल होता था ना, फर्मी लेवल नॉर्मल सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल जस्ट मिड में होता है। लेकिन यहां क्या है? यहां पर वो जो लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो कंडक्शन बैंड की तरफ खिसक जाता है, उसके इतना क्लोज चला जाता है कि उसका जो गैप है वो केवल 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाता है। तो इस तरीके से इसका नेचर होता है डोनर लेवल का। दूसरी बात मैं करता हूं भैया, मान लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हम करें। पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी वाले मिलाए जाते हैं, तो उसको भी समझा जा सकता है इसी प्रकार से। मान लीजिए अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मान लो एल्यूमिनियम को मिला दिया आपने, तो ये सिलिकॉन है। जर्मेनियम से लेके भी आप दिखा सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं है ऐसी। सिलिकॉन सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम ले लिया भाई, एक एल्यूमिनियम का एटम आ गया, ये इधर सिलिकॉन का एटम, इधर से ये भी सिलिकॉन सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, जिस तरह से उसमें दिखाया बिल्कुल सेम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसका मतलब इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। वैसे सिलिकॉन को बिल्कुल जैसे आपने पहले दिखाया है 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, आपने इनमें 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4-4 इलेक्ट्रॉन बन गए ये, इसके भी 4 बना दीजिए, इसके भी 4 हो गए, ये वाला सिलिकॉन इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिए। इसके अब एल्यूमिनियम की बात आती है, तो इसके तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के 3 सिलिकॉन एटमों के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके रहेंगे। बाकी आप सिलिकॉन सिलिकॉन को उसके साथ दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, जैसे आपने पहले दिखाया था उसी तरीके से आप उसको शो कर सकते हो। ये सिलिकॉन सिलिकॉन वाला स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही दिखा सकते हो। इस तरीके से। अब क्या रह गई यहाँ पे? यहाँ एक वैकेंसी रह गई। वैकेंसी का मतलब भाई इसकी संरचना स्टेबल कब होगी? जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, नहीं तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता था। इसका मतलब कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर वैकेंसी हो गई, यानी ये इसको शेयर करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये खाली जगह जो बन गई है, इट इज कॉल्ड होल। एक होल बन गया। और वास्तव में होल देखिए चलता कैसे है। मान लीजिए ये अपनी जगह को भरना चाहता है, तो अब कहीं से कोवेलेंट बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो होल कहां ट्रांसफर हो गया? इस जगह पे। फिर कहीं दूसरी जगह से मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो होल कहां ट्रांसफर हो गया? उस जगह पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि होल जो है वो इलेक्ट्रॉनों के क्या चल रहा है? अपोजिट मूव कर रहा है, एज ए पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहां तो इसका नेचर कैसा है भाई, एक्सेप्टर, ग्राही, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्राही, ग्राही नेचर है इसका। ग्राही का मतलब लेने वाला, इसकी खाली जगह इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है अपने पास अपने कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर उसको ग्राही टाइप सेमीकंडक्टर भी आप कह सकते हो। अब बात आती है कि इसमें भाई ऊर्जा बैंड की बात करें तो कैसे होगा, तो अब सिंपल सी वही बात, नॉर्मल तो ऊर्जा बैंड आपका ऐसे होता था जिसको आप वैलेंस बैंड कह रहे हो और इसको आप कंडक्शन बैंड कह रहे हो, ये बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप था। लेकिन यहाँ होल्स की संख्या बढ़ गई है। तो देखिए वैसे नॉर्मल क्या होता था, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपने, कुछ 2 होल्स हो गए, लेकिन इनमें अब होल्स की संख्या आपने बढ़ा दी। भाई जो निज अर्धचालक होते थे, जब तक इम्प्योरिटीज आप ऐड नहीं करते थे तब तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल इक्वल, Ne इक्वल टू NH इक्वल। लेकिन जब इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो यहां तो बढ़ गए थे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गए हैं, मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक, ज्यादा संख्या वाले क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन, और कम संख्या वाले क्या रह गए, होल। अब यहां क्या होगा, यहां होल्स बढ़ेंगे, लेकिन होल्स जो बढ़ेंगे वो वहां नहीं जाएंगे बल्कि इसके पास रहेंगे। तो यहां पर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बीच में से शिफ्ट कर जाता है इस जगह पर, और इसमें वो जो होलों की संख्या बढ़ी है वो यहां पर लाई करती है, और ये जो गैप है इसको 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आप शो कर सकते हो। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपने ऊर्जा बैंड को शो कर दिया। तो इस तरीके से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझ सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ अब हमने जो मेन बात समझी वो क्या समझी है कि अगर मैं निज अर्धचालक की बात करूं तो निज अर्धचालक में Ne इक्वल टू NH और इक्वल टू इसको मान लिया करो Ni, यानी इसको कह सकते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की सांद्रता, समझ गए ना। लेकिन अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि होलों की संख्या बढ़ गई इसलिए इनको बोलते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक, और यहां इलेक्ट्रॉन हो गए अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक तो होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, और होलों की संख्या इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होती है। अब एन टाइप में आ जाए हम, एन टाइप की बात करेंगे तो यहां क्या चीज बढ़ गई भाई, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी Ne इज मच ग्रेटर देन NH। अब इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में Ne को क्या कहेंगे, बहुसंख्यक, और इसको कहेंगे अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये पी टाइप हो गया आपका, ये एन टाइप हो गया, इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गई, संरचना हो गई। अब थोड़ी सी बात मैं करता हूं इनमें करंट की, और जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है खास करके, देखिए ये चीजें पूछी जा सकती हैं, साथ ही साथ यहाँ एक न्यूमेरिकल और पूछा जाता है, उस न्यूमेरिकल की चर्चा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि 2 नंबर का बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल इस पे कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहले बात करते हैं इसमें करंट की, विद्युत धारा की, अर्धचालकों में विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखिए नॉर्मल विद्युत धारा आप जानते हो भाई, विद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होती है अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां अर्धचालक है, अर्धचालक में 2 प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। सपोज करिए किसी अर्धचालक में होल इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, क्योंकि अपोजिट चलेंगे, जब बैटरी आप लगा दोगे तो डेफिनेटली अपोजिट चलेंगे। लेकिन होल पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो करंट होगी IH मान लो वो इधर होगी, और इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट होती है, यानी इसकी वजह से जो करंट होगी वो भी इधर होगी IE।
तो दैट इज टोटल करंट जो हो जाएगी अर्धचालकों के अंदर, I इज इक्वल टू हो जाएगा IE प्लस IH। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी कोई न्यूमेरिकल इस तरीके का ही आ जाए। अगर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEA/VD, ये रिलेशन पढ़ा था। मान लीजिए अगर इस रिलेशन के रूप में हम इस करंट को शो करना चाहें तो I इज इक्वल टू IE की जगह पे आ जाएगा NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर VE लिख दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्लस NH EAVH, या फिर जो चीज कॉमन दिख रही है उसको कॉमन ले लो, E कॉमन, A कॉमन, NEVE प्लस NHVH। तो इस तरह से आप टोटल करंट भी इसमें निकाल करके दिखा सकते हो। तो कभी कभी टोटल करंट का, अब दूसरी बात मैं करता हूं क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका N, एक फॉर्मूला होता है NE इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। NE क्या है यहां, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स, कोटरों की संख्या, नंबर ऑफ होल्स, और NI क्या है, NI है निज अर्धचालक में चार्ज कैरियर की सांद्रता, क्योंकि उनमें तो समान होते हैं भाई, जो निज होते हैं, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर होते हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया NI का, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, निज अर्धचालक में, अर्धचालक में चार्ज कैरियर, आवेश वाहकों की सांद्रता, आवेश वाहकों की सांद्रता। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिया जाता है। मैं एक दो न्यूमेरिकल लेकर के आपको समझाऊंगा कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये कह रहा है सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10 की पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। हिंदी में बोल देता हूं, ये कह रहा है एक सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर 5 × 10 की पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब है। तो अब देखो ध्यान दो बेटा, सबसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया, बड़ा आसान तरीका होता है, जो जो चीजें गिवन है उनको लिखते चले जाओ। तो क्या कहा है उसमें कि प्योर सिलिकॉन, अब प्योर सिलिकॉन यानी निज अर्धचालक हो गया, प्योर कह सकता है, निज कह सकता है, जब तुम्हें लगे शुद्ध कह सकता है। तो इसमें जो हैज इतने एटम्स पर मीटर क्यूब, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है 5 × 10 की पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब, ये दे रहा है किसके अंदर, निज अर्धचालक के अंदर। अब क्या कर रहा है, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm। देखिए डोपिंग क्या कह रहा है, डोपिंग 1 ppm की डोपिंग करने की बात कर रहा है। ये एक सैंपल था, ये सैंपल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, ये वाले एटम्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर की जा रही है क्या, डोपिंग। डोपिंग का मतलब आटे में नमक मिलाया जा रहा है, इंप्योरिटीज ऐड की जा रही है, ठीक है ना। कितने की, 1 ppm की। फिर क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, कौन सी डोपिंग की जा रही है, +5 वैलेंसी वाले आर्सेनिक की डोपिंग की जा रही है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे छोटा सा 1 नंबर का, कि बताइए किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तुम कह दोगे भाई 5 वैलेंसी वाले मिलाने से तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, इसका तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पहली बात खत्म। चलिए फिर आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, Ne पूछा है और NH भी पूछा है, दोनों चीजें पूछी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni इज इक्वल टू, और Ni उसने गिवन कर दिया है। Ni का मतलब जानते हो ना, सांद्रता। इसमें जो मैंने बताया था, निज अर्धचालक में आवेश वाहकों की सांद्रता कितनी दे रखी है, 1.5 × 10 की पावर 16, 1.5 × 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। तो देखिए भाई कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व।
कभी कभी तो क्वेश्चन और भी आसान होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे Ni दे दिया, यहीं पे Ne दे देगा तो NH पूछ लेगा, और NH दे देगा तो Ne पूछ लेगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। लेकिन थोड़ा सा जब डोपिंग की बात करता है तो थोड़ा टिपिकल है, और ज्यादा नहीं है, बड़ा बहुत थोड़ी सी बस एक ट्रिक दी है जो कि मैंने तुम्हें पहले समझाई है। कैसे? जैसे इतने एटम है टोटल जो कि ये है, और इसमें मिला रहे हैं हम आर्सेनिक के एटमों को, और एटम कैसे मिला रहे हैं? 1 ppm की। 1 ppm का मतलब होता है कि 10⁶ एटमों के अंदर एक एटम की डोपिंग की है, एक एटम आर्सेनिक का मिलाया है, और जबकि इतने एटम किसके हैं? सिलिकॉन के। अब लेकिन हमें कितने में मिलाना है? इतने में, बस हो गया काम। तो इतने एटमों में तो एक एटम है आर्सेनिक का, तो एक एटम में कितना होगा? ये हो जाएगा 1/10⁶। अब ये भी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको। और इतने में कितना होगा? 5 × 10⁻28 में, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 10⁻28 अपॉन 10⁶, ये ऊपर जाएगा 5 × 10⁻22। इतने एटम बन गए, इतने एटम आर्सेनिक के मिल गए, और एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ये आप जानते हो। अगर हम एक एटम पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, उसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ गए। तो यही तो पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ होल्स भी पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के आपने बता दिया Ne = 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। एक आंसर आ गया आपका। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है भाई? NH और पूछ रहा है। ये फॉर्मूला आपके पास, इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो Ne × NH = Ni², NH = Ni² अपॉन Ne। Ni की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 × 10⁻16 स्क्वायर है, तो 1.5 × 10⁻16 अपॉन Ne कितना आया था? 5 × 10⁻22, 5 × 15.3, 15 × 45.45, मल्टीप्लाई 16 दूनी 32, ऊपर से 22 जाएंगे माइनस के 10⁻10, पॉइंट को इधर लाओगे तो 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। ये आपके नंबर ऑफ होल्स निकल करके आ गए। तो देखा ना, और एन टाइप बना तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन 10⁻22, माइनॉरिटी कौन है? होल्स 10⁻9। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिक बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जो बिल्कुल सिंपल होगा, जिसे बड़ी आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, यानी सिलिकॉन ले रहा है 300 केल्विन पर, हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन ऑफ इतने। अब इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल कह रहा है, वो निज में होता था, प्योर में होता था, और उसको हम क्या बोलते थे? Ni। तो अब समझ गए ना, तो उसको Ni कहेंगे, यानी Ni की वैल्यू क्या हो गई? Ni की वैल्यू हो गई 1.5। तो जब ये कह दे कि इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स निज में, तो वो Ni माना जाता है। तो Ni की वैल्यू कितनी हो गई इसमें? Ni = 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है Ni। आगे क्या कह रहा है? डोपिंग बाय इंडियम। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इंडियम एक आपने पढ़ा था पी टाइप के लिए बताया था बागी, BAGI, उसमें इंडियम IN आता था, यानी +3 वैलेंसी वाला होता है ये आई। ठीक है ना? दो बताए थे बागी का, यहां बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और ये इंडियम, +3 वैलेंसी वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप के लिए BAAP, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। तो ये ध्यान रखना है, ये 5 वैलेंसी वाला, ये 3 वैलेंसी वाला। तो इंडियम मिला दिया गया है। इंडियम मिलाने से अब आप जानते हो इंक्रीजेज NH, नहीं कहता तो आप जानते थे, क्योंकि इंडियम की डोपिंग करेंगे तो +3 वैलेंसी वाले की डोपिंग करने से होल्स की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये कह रहा है इंक्रीजेज NH टू 4.5 × 10⁻22, यानी नंबर ऑफ होल्स जो बढ़कर के हो गए 4.5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। इतने होल्स हो गए हैं। पूछ क्या रहा है सर? कैलकुलेट Ne इन द डोपिंग सिलिकॉन, जो डोपिंग करने के बाद है उसमें नंबर ऑफ, इसको पूछ रहा है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूछ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। यही समझने की चीज थी। उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन निज अर्धचालक प्योर सिलिकॉन, तो वो Ni की वैल्यू होती है। अब सिंपल सा आप लगाओगे Ne into NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, और मुझे ना Ne चाहिए तो Ni स्क्वायर अपॉन NH वैल्यू पुट कर दो भाई। n तो 1.5 into 10 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन NH 4.5 into 10 की पावर 22, 15 थी 45 और 5 15 0.5, 16 दूनी 32 तो 10, तो 0.5 into 10 की पावर 10 दैट इज 5 into 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी इसके बाद 2 वीडियो का काम और है, वो आप समझ जाओगे, थोड़ा पढ़ते रहिए, समझिए। थैंक यू।